स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। रुक करते खबरों की ओर। जानकारी आपको बता दें, एक बड़ी खबर भारत ने लिया डिजिटल एक्शन। बढ़ते तनाव के बीच भारत का ये बड़ा कदम, पाक नेताओं पर सोशल मीडिया पर एक्शन। और अब पाक नेता इमरान बिलावल को झटका। बिलावल और इमरान के एक्स अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। एक्स से गायब हुए दोनों के ऑफिशियल अकाउंट। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। पाक नेताओं के सोशल प्लेटफॉर्म पर कसे शिकंजे और अब पाक नेता इमरान और बिलाल के जो एक्स अकाउंट है वो सस्पेंड किए गए हैं। ये जानकारी सामने आ रही। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। पाक नेताओं के सोशल प्लेटफॉर्म अब जो है भारत के नजर पर बने हुए हैं और अब कहीं ना कहीं देखें तो इसको लेकर डिजिटल एक्शन भी भारत लगातार लेते नजर आ रहा है। और बढ़ते तनाव के बीच भारत का ये बड़ा कदम और इमरान बिलावल को यह बड़ा झटका। बिलावल और इमरान के एक्स अकाउंट जो है वो सस्पेंड किए गए हैं, जो उनके ऑफिशियल अकाउंट है एक्स से गायब। और हैदराबाद के चार मीनार इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की मांग उठाई। पार्टी नेता टी उमा महेंद्र ने कहा कि देश में कहीं भी आतंकी हमले हों, लेकिन गिरफ्तारियां अक्सर हैदराबाद से होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह शहर आतंकियों के लिए एक सुरक्षित जोन बन गया है। उन्होंने तेलंगाना सरकार और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मांग की है कि वे घर घर जाकर पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें देश से बाहर भेजें। और एक और खबर आपको बता दें, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला। इजरायल PM ने बुलाई आपात बैठक। नेतन्याहू ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया है। तो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। इजरायल PM ने आपात बैठक भी बुलाई। नेतन्याहू ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। देश भर में हाई अलर्ट जारी। एयरपोर्ट हमले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हमले के बाद नेतन्याहू का एक्शन और इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग भी तलब की गई बेन गुरियन एयरपोर्ट अटैक मामले में। और इजरायल में जो है वो तनाव गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो ये खबर आपको बताते चली, जहां बताया जा रहा है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अटैक किया गया है। हमला और हमले के बाद नेतन्याहू का एक्शन, इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग तलब की गई है। और इससे हमले के बाद, एयरपोर्ट पर हमले के बाद से जो हड़कंप है वो मचा हुआ, देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और छत्तीसगढ़ में सामाजिक उत्थान की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष विकास मरकाम और छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रहलाद रजक का शपथ ग्रहण समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में केंद्रीय मंत्री रामविचार नेताम, राज्य मंत्री दयालदास बघेल, सांसद संतोष पांडे और राकेश पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में वक्ताओं ने इन दोनों बोर्डों की सामाजिक समरसता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस शपथ ग्रहण समारोह समाज के विशेष वर्गों के लिए कल्याण के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनकर उभरा है। आज औषधि पादप बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन श्री विकास मरकाम जी ने पदभार ग्रहण किया नए दायित्व का। तो उनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे प्रदेश के कृषि आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे प्रदेश के वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे सांसद, विधायक और निगम मंडल के नवनियुक्त अध्यक्षों की उपस्थिति में आज ये पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। हम श्री विकास मरकाम जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। एक लंबा अनुभव उनका काम करने का है। पहले ST आयोग में उपाध्यक्ष भी रहे हैं, ST मोर्चा में महामंत्री रहे, अभी वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो एक लंबा अनुभव है और ये बोर्ड उनके नेतृत्व में बहुत विकास करेगा और बड़ा लाभकारी बोर्ड है। इसमें जो हमारे वैद्य लोग हैं,
उनको संरक्षण संवर्धन उनका करना है, उनको ट्रेनिंग देके प्रमाण पत्र भी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में निवेश को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने बताया कि बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और रायपुर में शिखर सम्मेलन आयोजित करने के बाद राज्य को 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव मिला है। हाल ही में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण उद्योग और अब AI डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इन परियोजनाओं से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हुए हैं और पिछले दिनों यहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के उद्योग का भी भूमि पूजन किए हैं और आज भी छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम उठ रहा है। यहाँ पर रेक बैंक कंपनी के द्वारा AI डाटा सेंटर पार्क, जो देश का पहला पार्क होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन किए हैं और इसके CEO और फाउंडर श्री नरेंद्र सेन जी हैं। उनकी कंपनी यहाँ पर 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा और इस डाटा सेंटर के यहाँ पर स्थापित होने से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाने में बहुत सहयोग होगा। हुए हैं और पिछले दिनों और छत्तीसगढ़ में अब टेक्नोलॉजी सेक्टर को नई रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण और रैक बैंक द्वारा बनाए जा रहे AI डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन किया। रैक बैंक के CEO नरेंद्र सेन इस प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं, जिससे 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने उनसे आग्रह किया कि इस सेंटर का उद्घाटन 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर किया जाए। हुए हैं और पिछले दिनों यहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के उद्योग का भी भूमि पूजन किए हैं और आज भी छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम उठ रहा है। यहाँ पर रेक बैंक कंपनी के द्वारा AI डाटा सेंटर पार्क, जो देश का पहला पार्क होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन किए हैं और इसके CEO और फाउंडर श्री नरेंद्र सेन जी हैं। उनकी कंपनी यहाँ पर 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा और इस डाटा सेंटर के यहाँ पर स्थापित होने से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाने में बहुत सहयोग होगा। हुए हैं और पिछले दिनों यहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के उद्योग का भी भूमि पूजन किए हैं और आज भी छत्तीसगढ़ के विकास में एक नया आयाम उठ रहा है। यहाँ पर रेक बैंक कंपनी के द्वारा AI डाटा सेंटर पार्क, जो देश का पहला पार्क होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन किए हैं और इसके CEO और फाउंडर श्री नरेंद्र सेन जी हैं। उनकी कंपनी यहाँ पर 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा और इस डाटा सेंटर के यहाँ पर स्थापित होने से विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत। और वहीं बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जाति आधारित जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कई सालों से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने उनका मजाक उड़ाया। अधीर रंजन ने दावा किया कि आज अगर हर देश में कोई भी लीडर नेता है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि उन्होंने दबाव में आए बिना जातिगत जनगणना की मांग उठाई और अब सरकार को सिर झुकाना पड़ा। उन्होंने मांग की है कि जातिगत जनगणना समयबद्ध तरीके से हो सके, उसके लिए स्पष्ट बजट भी तय हो और निजी संस्थाओं को भी इसके दायरे में लाया जाए। राहुल गांधी जी की जो नारा थी पिछले कई सालों से कि देश में जाति गणना होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी और सारे बीजेपी पार्टी इसका मखौल उड़ाई, मजाक उड़ाई। ये भी हमें सुनने को मिला बीजेपी नेतागण की मुंह से कि जो करेगा जात की बात
कस के मारो उसको लात। फिर भी राहुल गांधी जी पीछे हटे नहीं। आप जानते हैं आज की तारीख में देश में अगर कोई नीडर लीडर हो, फिर दोबारा मैं दोहराते हैं, नीडर लीडर हो, उसमें राहुल जी को माना जाता। राहुल गांधी जी की जो नारा थी पिछले कई सालों से कि देश में जाति गणना होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी और सारे बीजेपी पार्टी इसका मखौल उड़ाई, मजाक उड़ाई। और बिहार में राजनीति का रंग अब चाय पर चर्चा से बदलकर सत्तू पर चर्चा में बदल चुका है। राजद नेता समरेंद्र कुणाल ने कटिहार से अब इस अनोखी पहल की शुरुआत की, जहां गर्मी में सत्तू अब सियासत के गर्माहट को ठंडा करने का माध्यम बन गया है। और यह रणनीति न सिर्फ लालू यादव की सादगी और जमीनी राजनीति की याद दिला रही है, बल्कि तेजस्वी यादव के विकास मॉडल और समाजवादी विचारधारा को भी जनता तक पहुंचा रही है। सत्तू खाते हुए समरेंद्र कुणाल कटिहार की गलियों में बेरोजगारी, जातीय जनगणना और अन्य मुद्दों पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं, और इस नई सोच से राजद को जनता से जुड़ने का नया रास्ता मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है, और उन्होंने कहा कि एक वीडियो सामने आया जिसमें एक सिख युवक राहुल गांधी से सवाल कर रहा है कि 1984 सिख नरसंहार में शामिल रहे कमलनाथ और जगदीश टाइटलर को कांग्रेस में क्यों रखा गया है। सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी अब भी वही घृणित सोच रखते हैं, और उन्होंने 1980 में हुए सिख नरसंहार पर माफी नहीं मांगी है। सिरसा ने यह भी कहा कि सिख समुदाय अब अमेरिका तक यह सवाल उठा रहा है, राहुल गांधी इन आरोपियों को अपनी पार्टी से कब बाहर करेंगे। राहुल गांधी जी की एक अमेरिका की वीडियो आज सामने आई, जो कि 21 तारीख की है, उसको अब तक दबाकर रखा गया, जिसमें एक सिख नौजवान राहुल गांधी जी से सवाल कर रहा है कि 1984 का सिख कत्लेआम कराने वाले सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ जैसे लोग अभी भी कांग्रेस में क्यों हैं। मुझे दुख और खेद हुआ उस वीडियो को देखकर कि राहुल गांधी जी अभी भी उसी अहंकार में बैठे हैं, उसी नफरत भरी सोच में हैं जो उन्होंने बहुत साल पहले कहा था कि जब मैंने अपनी दादी को मरते देखा तो मुझे सिखों पे बहुत गुस्सा था, मुझे नफरत थी। आज भी उसी नफरत को पाले बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है जो कांग्रेस के 1980 में किया। आज भी वो इंसान इस बात की माफी मांगने को तैयार नहीं कि उनके पिता ने बेकसूर सिखों के गले में टायर डालकर हजारों सिखों को मरवाया, सैकड़ों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप और गुरु गुरुद्वारा साहब को आगे अगन भेंट किया गया, और फिर इसके बाद जस्टिफाई किया गया स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये बात को आज भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं, बल्कि इसके विपरीत वो बोलते हैं कि मैं गुरुद्वारे मत्था टेक के आया हूं। मतलब गुरुद्वारे मत्था टेकने से जो बच। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेडला पीआर यानी मेडिको लीगल परीक्षा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे पोर्टल की शुरुआत की, और इस पोर्टल के जरिए अब दिल्ली में सभी पोस्टमार्टम और मेडिको लीगल रिपोर्ट्स को डिजिटल किया जाएगा, जिससे जांच एजेंसियों और अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय संभव हो पाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने इस पहल को न्याय प्रक्रिया के लिए एक मील का पत्थर बताया और कहा कि अब इन रिपोर्ट्स तक सीमित और अधिकृत हाथों की ही पहुंच होगी। उन्होंने केंद्र सरकार के नए कानूनों के तहत इस डिजिटल बदलाव को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। बिल्कुल, ये जो 3 कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए, उसमें एक मुख्य बिंदु ये था कि हमारी जितनी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं या एमएलसीज हैं, उसको डिजिटलाइज वे में लेके आना चाहिए। और दिल्ली ने अपना मेडल पीआर के ऊपर जो वर्किंग था वो सब किया, आज उसे रोल आउट किया है, और इसके बाद से सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है वो डिजिटली लाई जाएंगी। उसका जो एक्सेस है वो लिमिटेड हाथों में रहेगा, उसका अकाउंटेबिलिटी, उसमें ट्रांसपेरेंसी, उसमें स्कोप ऑफ एरर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और बहुत स्पीड में जो हमारे केसेस हैं वो आगे बढ़ पाएंगे, और एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन
जो हॉस्पिटल्स और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बीच में हो पाएगा और बहुत अकाउंटेबिलिटी में इसमें पूरी तरीके से अकाउंटेबल रहे। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR द्वारा विकसित 2 नई जीनोम संपादित चावल के किस्मों का शुभारंभ किया और यह किस्में न केवल उन्नत पैदावार देने वाली है बल्कि जलवायु परिवर्तन और बीमारियों के प्रति भी अधिक सहनशील जो है वो बताई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने वैज्ञानिकों के इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। तो मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 चावल की नई किस्में लॉन्च की है और मौसम के अनुकूल ये उन्नत पैदावार करेगी। और वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में SSB यानी सशस्त्र सीमा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 म्यांमार नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन नागरिकों को सिलीगुड़ी CJM कोर्ट में पेश किया गया है। गिरफ्तारी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में की गई है। SSB द्वारा की गई इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और लेह लद्दाख में डिग्री कॉलेज के पास स्थित आर्मी कैंप में आग लगने की घटना सामने आई। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने तत्परता से आग पर काबू पा लिया और किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सेना ने जल्द ही स्थिति को नियंत्रित किया और जिससे किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की नवागढ़ नगर पंचायत इन दिनों अवैध कब्जों को लेकर सुर्खियों में है। आरोप है कि नगर पंचायत की शासकीय जमीन पर लगातार अवैध कब्जा हो रहा है और इसमें खुद नगर के CMO और राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। शिकायतें और खबरों के बावजूद कार्रवाई न होने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन कब्जेदारों को संरक्षण कौन दे रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी संगीता यादव ने CMO पर नोटिस भेजकर निजी रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया और ऐसे में प्रशासनिक निष्क्रियता और मिलीभगत की तस्वीर भी सामने आती है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। अभी वर्तमान में मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO विष्णुदेव यादव और वर्तमान नगर अध्यक्ष अर्चना देवांगन बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित कर मतलब परेशान कर राछा माठ हम बेजा कब जब जमीन बनाए हैं भवन निर्माण करे के लोग परेशान करते हैं, जबकि जब से ग्राम पंचायत तब से वहाँ मोर जमीन हवा है पुराना मोर मकान से जेल में पुराना ही बनाए पुराना आवाज मोल से बहुत ही ज्यादा परेशान करते, बार बार नोटिस निकाला। हाँ सब है जी मेरे पास, बार बार नोटिस आते कि नया भवन निर्माण करते थे, जबकि अभी जो नया बना थे तेमन के कोई मतलब कार्रवाई नहीं करा थे। अब पुराना बने तेमन कार्रवाई अभी वर्तमान। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राष्ट्रीय आयोजन की जो न सिर्फ युवाओं में खेल भावनाओं को प्रोत्साहित करता है बल्कि उन्हें देश और दुनिया के मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी देता है। और हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की, जिसकी भव्य शुरुआत हो गई और बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर भागलपुर के सैंडी स्टेडियम में अंडर 19 तीरंदाजी प्रतियोगिता के साथ इस प्रतिष्ठित आयोजन का रंगारंग शुभारंभ हुआ। देश भर से आए युवा खिलाड़ी जो है इस मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तैयारी और उत्साह के साथ पहुंचे, जो राज्य के लिए बड़े गर्व की बात है। और आयोजन युवाओं की सपनों को उड़ान देने का प्रतीक बन चुका है। तो आइए आपको लिए चलते हैं सीधा भागलपुर, जहां हर कोने कोने में खेल जोश और ऊर्जा की झलक देखने को मिल रही है। भागलपुर के स्टेडियम मैदान में जैसे ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की शुरुआत हुई, वहां मौजूद हर व्यक्ति रोमांच और गर्व से भर उठा। अंडर 19 तीरंदाजी मुकाबले के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार बिहार के 5 जिलों भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा को सौंपी गई। इन जिलों में अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर भागलपुर के SSP हृदयकांत का कहना है कि देश भर से आए सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। उनके रहने, सुरक्षा और प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
हर स्थल पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। पहले तो जितने भी खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनका मैं भागलपुर में स्वागत करता हूँ और उनको अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। उनके स्वागत के लिए, आवासन के लिए और अच्छे पार्टिसिपेशन के लिए, सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से भरपूर तैयारी की गई है। हमारे डीएम साहब के द्वारा संयुक्त आदेश निकाल के जो भी क्रिया स्थल है, जहाँ पे भी उनका आवासन स्थल है, सब जगह पे मजिस्ट्रेट फोर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे भी एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, वही यहाँ सभी लोगों की विस्तृत चेकिंग करके ही यहाँ पे ला रहे हैं। तो व्यापक प्रबंध किया गया है सुरक्षा का भी, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो आयोजन है वो काफी सफल ढंग से किया जाएगा और भागलपुर को पूरे भारत में स्पोर्ट्स के मैप पे एक नया पहचान दिलाएगा। बता दें कि खिलाड़ियों के साथ साथ आम जनता में भी इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। स्कूलों के बच्चों से लेकर युवा वर्ग तक हर कोई प्रतियोगिताएं देखने और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुंच रहा है। वहीं इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर भागलपुर के डीएम नवल किशोर चौधरी का कहना है कि हमने सभी प्रतिभागियों का भव्य स्वागत किया और हर कोई बहुत उत्साहित है। मैं भागलपुर के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अपने परिवार और बच्चों के साथ इन खेलों को देखने जरूर आए। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भागलपुर राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन का हिस्सा बन रहा है। सभी 2025 का आयोजन भागलपुर में हो रहा है और तीरंदाजी का शुरू होने जा रहा है। सभी खिलाड़ियों का बहुत बेहतर तरीके से स्वागत किया गया और सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं यहाँ की व्यवस्था को देख करके, और सभी के कोच सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूँ। भागलपुर के वासियों से आग्रह करता हूँ खेल को देखने, अपने बच्चों को भी दिखाएं। नहीं, चलिए, ये तो मेरे टीम के लिए बहुत ही अच्छा फीडबैक है और मैंने अपनी टीम को ये रखा है और आपने उनको ट्रेन करके रखा है। बेस्ट कर सकते हैं, सारी बेस्ट सुविधाओं को अपने नई पहचान कायम। इससे खिलाड़ियों बिहार के भी खिलाड़ियों में काफी उत्साह रहेगा और करके लोगों से उद्घाटन समारोह में स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिसने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। आयोजकों की ओर से खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, खान पान और आवास की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जो राज्य को खेल जगत में एक नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रहा है। इस आयोजन के माध्यम से राज्य के युवाओं को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना भी सुदृढ़ हो रही है। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों को खेल के प्रति प्रेरित करेगा और बिहार को एक मजबूत खेल परंपरा वाला राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। भागलपुर के स्टेडियम मैदान में और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां पापनासम स्वामी मंदिर में पूरे 20 साल के बाद महाकुंभाभिषेक का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर पुण्य का लाभ लिया। वैदिक मंत्रोच्चारण, महाअभिषेक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे पापनासम मंदिर, जहां आस्था और परंपरा का अद्वितीय संगम देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। तिरुनेलवेली के पापनासम स्वामी मंदिर में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। पूरे 20 साल के बाद जब महाकुंभाभिषेक आयोजित हुआ तो मंदिर की प्राचीन दीवारों पर फिर से आस्था की गूंज सुनाई दी। मंदिर में विशेष वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल, दूध, दही, शहद और पवित्र जल से भगवान शिव का महाअभिषेक किया गया। परंपराओं के मुताबिक इस महाकुंभाभिषेक के आयोजन से मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः जागृत किया जाता है। आपको बता दें कि इस भव्य आयोजन के लिए मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। वहीं महाकुंभाभिषेक के साथ साथ
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। भक्ति, संगीत, नृत्य और लोक परंपराओं से जुड़े प्रदर्शन श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में घूमकर दर्शन किए और भगवान पापनासम से सुख शांति की प्रार्थना की। तो पापनासम मंदिर का ये आयोजन न केवल एक धार्मिक परंपरा है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। वर्षों बाद आयोजित ये महाकुंभाभिषेक श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय अनुभव बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।